नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी के बाद पशुपालन से जुड़ी जानकारियां और मुलाकात करवाते हैं हमारे कामयाब किसान से। आज के हमारे इस अंक में भी कुछ ऐसी ही अहम बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र में ड्रोन एक क्रांति की तरह उभर कर आया है। जी हाँ, हमारे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे युवाओं के लिए भी बता दें, ड्रोन किसी मुनाफे के सौदे की तरह ही साबित हो रहा है। जी हाँ, हमारे जो युवा हैं इसे अपना सकते हैं, एक नए रोजगार के तौर पर सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं और हमारे किसानों की मदद करने के साथ साथ अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। ड्रोन की चर्चा अब आम नहीं है। किसान बढ़ चढ़कर ड्रोन के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि आसानी से किसान इसके साथ फ्रेंडली हो सके। इसके इस्तेमाल से जहां कृषि लागत में कमी लाई जा सकेगी, वहीं इससे कम समय में एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव किया जा सकेगा। जाहिर तौर पर इससे समय की बचत होगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट व रोग प्रबंधन किया जा सकेगा। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देगा कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है। तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर होगी, ये भी बताएगा ड्रोन। कृषि ड्रोन खेत की तस्वीर लेकर एक मानचित्र तैयार करता है। इस मानचित्र में मिट्टी, पौधों के स्वास्थ्य, कीटों, बीमारियों और सिंचाई की जरूरतों के अलावा परागण की भी पूरी जानकारी होगी। विशेषज्ञों की माने तो ड्रोन का उपयोग खेती को ज्यादा आमदनी भरा बना सकता है। ये किसानों को बेहतर फसल चक्र अपनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। ड्रोन की उपयोगिता और महत्व पर विशेषज्ञ से बात की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों तक नई तकनीकें पहुंचे और उन्हें खेती करने में आसानी हो और उनकी आय में वृद्धि हो, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मयंक गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनैना जी। सर, ये बताइए, कृषि में ड्रोन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किसान इन्हें खेती करने के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। ड्रोन कृषि में बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ये मैं उत्तर को 3 तरीके से बताना चाहूँगा। एक है समय, स्वास्थ्य और आमदनी। इन तीनों चीज़ों से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कृषि में क्या फ़ायदा हो सकता है और हमारे किसान भाई इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। पहला है समय। आज आप देखेंगे तो 1 एकड़ का फार्म जो होता है, 1 एकड़ का जो खेत है हमारा, उस पर इंसेक्टिसाइड और जो हमारे कीटनाशक डालने के लिए हमें समय लगता है वो लगता है 3 से 4 घंटे। परंतु अगर आप ये ड्रोन यूज़ करते हैं तो इसका मात्र 1 एकड़ ये 7 मिनट में कर देता है। दूसरा, स्वास्थ्य। कीटनाशक हम जानते हैं कि आज की तारीख में हम लेबर से करवाते हैं। लेबर के ऊपर उस कीटनाशक का कितना प्रभाव पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। ड्रोन का यूज़ करने से हम इंसान को उस कीटनाशक से दूर रख रहे हैं और उसके स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है। तीसरा, आमदनी। जहाँ मैंने बोला कि ये 7 मिनट में काम कर देता है 1 एकड़ फार्म का जी, उसमें आप देखेंगे कि पानी की खपत सबसे बड़ी बचत जो है, इसमें पानी की बचत होती है जो 95% तक पानी को बचाता है। 30 से 40% हमने देखा है कि ये कीटनाशक भी बचता है जी। तीसरी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें है कि स्वास्थ्य का मैंने आपको बताया, पानी की बचत बताई, समय की बचत बताई। एक दिन में ये ड्रोन 30 से 40 एकड़, एक सिंगल ड्रोन जो है वो पूरा का पूरा 30 एकड़ के खेत को कीटनाशक से स्प्रे कर सकता है। इन चीज़ों पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे आमदनी जो है किसान की किस तरह से प्रभावित हो रही है, वो एक पॉजिटिव, एक अच्छी तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो लेबर को कम पैसा देगा, लेबर को पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, उसका कीटनाशक में पैसा बचेगा। तीसरा, उसकी पानी की खपत कम होगी। तो इन सब चीज़ों को जब देखें तो अगर हम इनको कंसोलिडेट करें, कंबाइन करें, तो आप देखेंगे कि किसान की आमदनी, उसकी लागत कम होगी, आमदनी ज़्यादा होगी। क्योंकि इस पे जब छिड़काव हम खेत पे फसल पे करते हैं तो
जो ये कीटनाशक ड्रोन के द्वारा किया जाता है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है, जिसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। और ये हमने देखा है अपने प्रैक्टिकल जो हमारे एग्जाम्पल हैं उसमें हमने देखा है कि हम किसान को 40% तक बढ़ोतरी मिलती है, एक आय में वृद्धि होती है। या आय में वृद्धि होती है और फसल की उपज जो है वो 40% तक वृद्धि होती है उसकी। सो ये जो बेनिफिट्स हैं ये ड्रोन के हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बोलें कि जो लेबर हम यूज़ करते हैं या फिर हम स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, जो कि किसान प्रभावित होता है जो उसको पता नहीं होता है। सो इससे वो सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो बदल जाती हैं और हट जाती हैं, सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। बहुत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की। धन्यवाद। वहीं किसानों में इसकी खरीद को लेकर भी काफी सवाल थे। किसान इसे अपनी पहुंच से दूर मान रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस समस्या का हल निकालते हुए सब्सिडी की सौगात दी है। इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट प्रदान की गई है। किस वर्ग को कितनी सब्सिडी मिलेगी, आइए जानते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत महिलाओं व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन की खरीद हेतु ड्रोन लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख की सहायता, अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4 लाख की सहायता। इसके अलावा खेतों पर इसके प्रदर्शन, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, केवीके व राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद के लिए 100% की दर से सहायता। किसान उत्पादक संगठन को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन लागत का 75% तक अनुदान दिया जाएगा। नए कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा ड्रोन खरीद के लिए ड्रोन व इससे संबंधित पुर्जों की मूल लागत के 40% की दर से 4 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता। CHC की स्थापना करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन लागत के 50% की दर से अधिकतम 5 लाख तक की वित्तीय सहायता। ड्रोन की उपयोगिता और सरकार की पहल को देखते हुए ये कहना सही होगा कि आने वाला कृषि का दौर ड्रोनमय होगा। तो ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम बातें हम आपको बताने वाले हैं। गर्मियों का मौसम है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि हम अपने पशुओं को स्वस्थ बनाए रखें। तो इस गर्मी के मौसम में कैसे अपने पशुओं को सुरक्षा दें, उनका आहार कैसा हो, आवास प्रबंधन कैसा हो, इन तमाम बातों पर हमें ध्यान देना है। किस तरह से हम ये संभव कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान अपनी चरम सीमा पर है, जिसका सीधा असर हर कहीं देखने को मिल रहा है। खेतों में लगी फसलें झुलस रही हैं, तो आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। जाहिर है तेज गर्मी उन पशुओं पर भी असर दिखा रही है जिनसे किसान अतिरिक्त आय लेता है। ऐसे में किसान और पशुपालकों को चाहिए कि वो अपने पशुओं का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस समय तापमान में इजाफे के साथ साथ पशुओं के शरीर में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें लू लगना आम है। इस वजह से उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है और पशु का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। ऐसे में कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर पशुओं को सुरक्षा दी जा सकती है, इस बारे में जानने के लिए विशेषज्ञ से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। किसान भाइयों, आज आपके लिए हम इस गर्मी में किस तरह से अपने पशुधन की रक्षा की जाए, उसकी गर्मी में देखरेख की जाए,
आपका जो उत्पाद कैसे बढ़े। इस समय गर्मी में जो उत्पाद गिर जाता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, उसको सही से किस तरह से लाया जाए, आपकी आमदनी किस तरह से बढ़े और आपके पशुधन की सुरक्षा कैसे की जाए, बीमारियों से और बाकी सब चीज़ों से देखरेख कैसे की जाए और उसकी रख रखाव को किस तरह से हम करें, उसी की जानकारी के लिए आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विपुल ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी पारा बहुत ऊंचा जा रहा है, 40-45 के आसपास की डिग्री पे गर्मियाँ बढ़ रही हैं। इस समय इंसान के साथ साथ पशुओं भी परेशान हैं। पशुओं को खाने पीने में और बहुत सारी बीमारियों का भी वो बना रहता है। तो ऐसे में पशुपालक क्या करे, किन किन बातों का ध्यान रखे कि उनके पशुधन भी सुरक्षित रहे और उनका उत्पाद भी बढ़ता रहे? ठीक है जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है वर्तमान मौसम को देखते हुए, क्योंकि इस समय गर्मी और पारा जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंसान भी बदहाल हैं और उसी प्रकार से पशु भी। इस प्रकार से हम इंसानों को गर्मियों में परेशानी होती है, उसी प्रकार से हीट स्ट्रेस या ऊष्माघात का शिकार हमारे पशु भी हो जाते हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि गर्मियों में उत्पादन कम हो जाता है, पशु बीमार रहने लगते हैं। इसको लू लगना भी कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में पशु को लू लग गई, जिससे पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पशु को भूख कम करने लगने लगती है। और यदि पशु का सही तापमान पे नहीं रखा गया है, उसको गृह व्यवस्था जो है पशुपालक ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो गर्मी के कारण उसके बीमार होने की और अधिक गर्मी तक अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पशुशाला में वातावरण को उचित बनाएं। साधारणतः जो समुचित उत्पादन हमें मिलता है वो है 25 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर पे, जो हमारी भारतीय और संकर नस्ल की गाय जो हैं, जो विदेशी गाय हैं, उनके लिए तो हमें 25 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होते ही उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसको हमें ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हम आगे बारी बारी से चर्चा करेंगे। मुख्यतः हमें पशुओं की आहार व्यवस्था और पानी की व्यवस्था देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें पशुशाला में किस प्रकार का वातावरण देना है, उस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इस समय पशुओं को दिया जाने वाला आहार भी बाकी दिनों की तुलना में अलग होता है। आहार ऐसा हो जिससे शरीर के ताप को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही आहार या चारे में पर्याप्त नमी या पानी मौजूद हो। क्या कहना है विशेषज्ञ का इस बारे में, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम सर आहार के बारे में जानना चाहेंगे कि इस समय पशु को क्या आहार देना चाहिए ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो दूध अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, आहार पे ही, पशुपालन में आहार जो है 70% हिस्सा जो है आहार पे ही निर्भर करता है और ये लागत भी काफ़ी होती है। जैसा कि बात चल रही थी कि पशुओं में पानी की कमी होने लगती है गर्मी के कारण, तो इस समय लेकिन समस्या ये भी होती है कि हरे चारे की उपलब्धता भी कम हो जाती है। फिर भी पशुपालक को हर प्रकार से ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पशु को हरा चारा अधिक से अधिक दे सके, क्योंकि इसमें हरे चारे का अर्थ है कि उसमें पानी की अधिकता होगी, तो पशु के अंदर डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण जिसको हम कहते हैं वो नहीं होगा। तो पानी उसको ठीक से मिलता रहेगा, तो उसका खाना भी आराम से पच जाएगा जो चारा हम उसे दे रहे हैं। यदि हम ज़्यादा सूखा भूसा भी उसे देंगे, एक तो उससे ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है जो सूखा भूसा होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन अगर पशु के अंदर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ही गर्मी बनेगी। तो एक तो बाहर से गर्मी पड़ रही है, ऊपर से आपने उसको खाना भी ऐसा दे दिया जो कि गर्मी पैदा कर रहा है, तो पशु के शरीर पे वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और ज़्यादा जब टेम्परेचर, जैसा कि साधारण हम बुखार और इसमें दोनों में ही टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है, लेकिन बुखार जो ज़्यादा जिसको बुखार कहते हैं वो किसी परजीवी या बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के कारण होता है। लेकिन जो जिसको हम हीट स्ट्रोक कह रहे हैं या ऊष्माघात कहते हैं, गर्मी के कारण जो होता है, इसमें भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि बाहर से उसको तापमान ज़्यादा मिल रहा है और उतना वाष्पीकरण के द्वारा या पसीने के द्वारा या सांस के द्वारा वो उतनी हीट को छोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए ऐसे में हमें उसको हरा चारा देना चाहिए। साथ में पानी समुचित मात्रा में 4 से 5 बार पानी हमें उसको पिलाना चाहिए। लगभग 100 किलोग्राम के पशु को 5 किलो पानी की ज़रूरत या 5 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो उसी अनुपात में आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें पानी उसको देना है। जैसे कि 500 किलो का जानवर है तो 25 से 30 लीटर पानी पिएगा। इसके अलावा हमें सुबह और शाम पे आहार व्यवस्था पे हमें ध्यान देना है कि पशु को हम दिन में ज़्यादा चारा ना डालें, सुबह ठंड के समय और रात्रि के समय उसे चारा डालें, ताकि जो खाने को पचाने के कारण जो ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होती है वो उसके अंदर गर्मी पैदा ना करे। ये तो हुई आहार की बात, लेकिन इस समय आवास में भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती हैं, जिससे पशु को गर्मी से राहत दी जा सके। लेकिन क्या तब्दीलियां करके पशु को सुकून महसूस कराया जा सकता है, जानते हैं विशेषज्ञ की राय। सर, इसके साथ साथ जैसे अभी गर्मी पड़ती है, हमें एसी और कूलर की ज़रूरत पड़ती है, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें, या हम अपने घरों को पूरा खुला कर देते हैं, खिड़कियों को चारों तरफ से खोल देते हैं, दिन के समय उसको बंद करते हैं, रात में खोल देते हैं। उस तरह से पशुओं के लिए हमें किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि
उनकी भी जो है ना बॉडी टेम्परेचर इसके सहारे भी अच्छी बने रहे और उनका स्वास्थ्य बना रहे सर। जी बिल्कुल, इसमें पशुशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक रोल निभाता है और इसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि खुला और हवादार पशुशाला होनी चाहिए, लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि इस मौसम में लूएँ भी चलती हैं जो कि गर्म हवाएं होती हैं। तो भले ही आपने यदि आपकी पशुशाला बहुत ज़्यादा हवादार है और आपने पशु को उसके अंदर बांध भी दिया है, भले ही वो छाया में भी बंधा है, लेकिन लू लगने के कारण भी उसको ऊष्माघात या हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे पशुशाला में खिड़कियाँ दरवाजे तो होने चाहिए, लेकिन उस पर हम बोरियां टांग सकते हैं। बोरियों पे हम पानी डाल दें तो वो एक तरह से एक प्राकृतिक कूलर ही बन जाएगा। जो गर्म हुआ है, जब बोरी पे पानी पड़ा होगा उसके या पर्दे होंगे उनके थ्रू होकर जब वो आएगी तो वो ठंडी हो जाएगी और वो कूलर का कार्य करेगी। आजकल बिजली की व्यवस्था भी सभी जगह अच्छी होती जा रही है, खासतौर पे शहरों में तो पहले से ही अच्छी है। तो पशुशाला में पंखे या कूलर भी लगाए जा सकते हैं। खासतौर पे जो विदेशी नस्ल की गायें जो पाल रहे हैं, या HF हुई, जर्सी हुई, तो इनको तो कम तापमान की आवश्यकता होती ही होती है। तो ऐसे में तो आप एयर कूलर का इंतज़ाम अगर कर सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा पशुशाला में हम पानी छिड़क सकते हैं। जो उसकी छत होती है वो कम से कम 10 से 12 फीट ऊंची होनी चाहिए और टीन की न बनी होगी, यदि वो सीमेंट की चादरों की बनी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके ऊपर हम पुआल जो ये होती है इसको हम डाल सकते हैं। उसके पुलों से ये होगा कि वो इंसुलेटेड हो जाएगी और हीट जो है सीधे नीचे नहीं आएगी। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर हम न सिर्फ पशु को तेज गर्मी से निजात दिला सकते हैं, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में पशुपालन से संबंधित कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें। तो ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करने का। किसान भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र में हमारे जो किसान हैं वो नए नए पहलू जोड़ रहे हैं और यही वजह है कि कृषि का क्षेत्र जो है नए नए आयाम छू रहा है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि कृषि के क्षेत्र में इतना बदलाव आ रहा है। आज हमारे इस सेगमेंट में एक ऐसे ही किसान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। उनकी कड़ी मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज उनके गांव को दूर दूर तक लोग पहचानते हैं। आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे कामयाब किसान से। हरियाणा पानीपत का उगड़ी खेड़ा गांव। वैसे तो हर गांव अपने नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जब गांव की पहचान किसी किसान के नाम से हो तो बात ही कुछ खास होगी। जसबीर सिंह मलिक एक ऐसा ही नाम है। इस बुलंद घर की हर ईंट जसबीर और उनके परिवार के मेहनत की दास्तान की गवाह है। मुट्ठी भर जमीन से शुरू हुआ उनका यह सफर आज 45 बीघा जमीन पर पहुंच चुका है। बचपन स्कूल में कम और खेतों में ज्यादा बीता।
पिता पुलिस विभाग में सेवाएं देते थे। पिता का सपना था कि उनका बेटा भी उनकी तरह पुलिस में जाए, लेकिन हर किसी का अपना खुद का सपना, खुद का लक्ष्य होता है। जसबीर का सपना था खेती। उनके इसी इरादे ने किताबों से उनका मन हटा दिया और खेती की तरफ रुख मोड़ दिया। खेती के साथ शुरू से लगाव था, शुरू से ही अपना खेती करते थे। बड़े बुजुर्ग खेती करते थे। पहले मेरे पिताजी पुलिस में थे, लेकिन हम आधे पर जमीन देते थे तो उनके साथ काम करते थे। हम उनके साथ देखते देखते हम भी इसमें खेत में ध्यान हो गया अपना। वो तो यही कहते थे, भाई पढ़ ले, तू पढ़ ले, अपना 10वीं कर ले, पुलिस में भर्ती हो जाइए। लेकिन 10वीं हुई नहीं, मेरे 8वीं नहीं हुई। मैं फैल होता रहा। इस करके फिर मैंने अपनी खेती संभाली। रोज पीटन की बजाय पूरा खेत में बढ़िया था, पूरा मेहनत करी, यहाँ सक्सेसफुल हो गया। यहाँ मैं 5-4 किले से लगकर आज 45 किले सब्जी है मेरे पास। खेती के लिए जसबीर के लगाव ने सफलता की नींव डाल दी। जसबीर का खेतों में सुबह से शाम तक पूरा दिन बीतता था, लेकिन 1995 के बाद उन्होंने बागवानी शुरू की, जो सफल रही। लेकिन जसबीर जल्दी ही इस बात को समझ गए कि उत्पादन के साथ साथ मार्केटिंग की जानकारी भी बेहद जरूरी है। इसके बाद जसबीर बाजार की मांग के हिसाब से उत्पादन लेने लगे। जसबीर की ज्यादातर सब्जियां मदर डेयरी को सप्लाई होने लगी। एक समय ऐसा आया कि 15 वाहन तक सब्जियां सप्लाई होने लगी, जिसमें ब्रोकली, हरी प्याज, गाजर, लाल गोभी जैसी सब्जियों की बढ़ती मांग ने उनकी राह आसान कर दी। उनकी सफलता का दायरा बढ़ता जा रहा था, और जब दायरे में इजाफा होता है तो आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि गांव के अन्य किसान अब इनसे सलाह लेने आते हैं। मेरी सब्जी ज्यादातर सारी मदर डेयरी को जाती थी। एक एक गाड़ी में मैंने मदर डेयरी की में 15-15 गाड़ी सब्जी बेची है, जिनमें की ब्रोकली, अब ब्रोकली, रेड कैबेज, ये चाइना वो है, उनकी वजह से काफ़ी उठाव हुआ है और इनकी डिमांड भी बढ़ दी जा रही। पहले तो थोड़ी डिमांड थी, अब तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही इसकी, ब्रोकली की, रेड कैबेज की। इस करके काफ़ी प्रॉफिट होया काफ़ी। और ग्रीन ओनियन का मेरा कंटिन्यू काम है। ग्रीन ओनियन मदर डेयरी को जितनी भी चाहिए, कि 20 क्विंटल चाहिए, मैं कंटिन्यू मदर डेयरी को ग्रीन ओनियन देता हूँ। बाकी आइटम सारी, कहीं गांठ गोभी, कॉलीफ्लावर, रेड कैबेज, ग्रीन कैबेज, कोरिएंडर, चप्पल कद्दू और ये सारे आलू, टमाटर, हर एक आइटम तैयार करता हूँ जी मैं। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिससे जसबीर सिंह ने काफी मुनाफा कमाया। बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए जसबीर जल्दी तैयार होने वाली सब्जियों को खासी वरीयता देते हैं। बेहतर उत्पादन में खाद की भी अहम भूमिका है। इसके लिए वो खुद ही जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करते हैं। जसबीर की इस कामयाबी में जितनी उनकी मेहनत छिपी है, उतना ही योगदान सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और सब्सिडी का है। जसबीर ने खेती के लिए एक नेट हाउस भी लगाया है, जिसमें सरकार की तरफ से करीब 50% की सब्सिडी मिली है। बागवानी विभाग से मिली सहायता और मार्गदर्शन ने हर कदम पर जसबीर का साथ दिया। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की नीतियों में काम कर रही है, जिससे किसानों की हर समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। कम संसाधन में बेहतर मुनाफे की तकनीक और बाजार की नब्ज को पकड़ने की कला ने उन्हें कामयाबी के द्वार पर पहुंचा दिया है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आपको स्कैन करना है, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आपको बता दें, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।